लोहे की धातु पर, लोहे धातु पर जिंक की पतली परत का चढ़ना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है भैया? तो जिंक की पतली परत का चढ़ना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीजन से क्रिया किसकी होनी है? लोहे की होनी है। ठीक है? तो देखो यहाँ पर Fe की संयोजकता कितनी हो सकती है? 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। 2 हो सकती है, तो यहाँ 2 इधर आ जाएंगे। फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं हेमेटाइट कहते हैं। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता दूनी हो जाती है, तो ये बन जाता है Fe3O, मैग्नेटाइट बन जाता है। ठीक है भैया? तो दोनों स्तर पर बनता है, हेमेटाइट भी बनता है और मैग्नेटाइट होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है। जो ऊपर है तो वो क्या है? अधिक क्रियाशील। और अधिक क्रियाशील धातु जो होती है कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात आ रही है। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। तो ये भी यही करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है। ये जब भी अम्ल से क्रिया करेगा, ये Fe की 2 तो ये Cl की 1, ये FeCl2 प्लस क्या बनेगा? प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है? ऐसे ही Fe प्लस H2SO4, तब क्या बनेगा? FeSO4 प्लस H2 बनेगा। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है भैया? बाकी अब आ रहे हैं लोहे के यौगिक। लोहे के यौगिक से पहले आप ये जान लें कि द्विक लवण आपने पढ़ा होगा। द्विक लवण पढ़े? तो द्विक लवण में क्या होते हैं? ऐसे लवण होते हैं जो 2 लवणों के मिलाने से बनते हैं और जिनका स्थायित्व ठोस और विलयन दोनों में क्या होता है? समान रूप से। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। और उनमें कौन सा पहला है? फिटकरी। और दूसरा कौन सा है? मोहर लवण। कौन सा है? मोहर लवण। और ये फेरस सल्फेट है, ये हरा कशीस है। इसके बाद इसी से हरा कशीस से ही क्या बनता है? मोहर लवण बनता है। तो सबसे पहले मोहर लवण का सूत्र देखें। मोहर लवण को कभी मोहर करके भी पूछते हैं और इंग्लिश है तो इसको मोर लवण भी बोल देते हैं। सूत्र होगा FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2। ठीक है? और हरा कशीस जो है, जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका सूत्र होगा FeSO4 इंटू 7H2। FeSO4 इंटू 7H2। तो लोहे की छीलन को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर फेरस सल्फेट तैयार कर सकते हैं। प्रयोगशाला में इसे प्रायः किप अपशेष से प्राप्त करते हैं। किप अपशेष में क्या होता है? सल्फेट तथा कुल मुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अवशेष विलयन में लोहे की छीलन डालकर इसे क्या कर सकते हैं? सांद्रित करते हैं। लोहा मुक्त अम्ल के साथ क्या बनाता है? फेरस सल्फेट बनाता है
और नवजात हाइड्रोजन क्या होती है भैया, मुक्त हो जाती है, जिससे हम काफी देर तक पड़ा रहने देते हैं तो उसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और ऐसे क्रिस्टलित फेरस सल्फेट को हम कहते हैं हरा कसीस कहते हैं, मतलब हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि फेरस सल्फेट जो है उसको अगर ऐसे पड़ा रहने दिया जाए तो उसके अंदर जो क्रिस्टलित जल है वो खो देता है, और वायु तथा ऑक्सीजन के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया, भूरा हो जाता है। और फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाए तो हेमेटाइट बनता है। फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करें, जैसे FeSO4 है, इसको गर्म करें तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3, 3 2 5 और 3 5 ठीक, ये हेमेटाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, हेमेटाइट। अब देखो बेटा यहाँ पर अस है, फेरस सल्फेट, तो अस में बेटा जहां पर अस लगता है वहां पर समय लगता है कम होती है। अब एक लिखा है फेरिक सल्फेट, इसमें सब ज्यादा होते हैं, एक जहां लगा होगा वहां समय लगता है ज्यादा होगी। अब आपको मालूम होना चाहिए Fe की समय लगता है 2 भी होती है और 3 भी होती है। अस में क्या होगी, 2 होगी, सल्फेट का SO4 2 होती है, और एक में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका तो 2 कट गए, बनेगा FeSO4, यहाँ क्या बनेगा Fe2SO4 का। ठीक भी है, 5 क्वेश्चन और पूछना है कोई अच्छा आपको मल्टीपल चॉइस ना लगेगा, ऐसे ही लिख देना। अरे यार ये लोग नहीं गई कहीं दें, वीडियो बंद कर दो।